नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद के शीतकालीन सत्र का 12वां दिन आज जीराम जी पर हंगामे के आसार, प्रदूषण का भी उठ सकता है मुद्दा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह का मांगा इस्तीफा। कहा सत्यमेव जयते के तहत आया नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट का फैसला, केस को बताया राजनीतिक साजिश। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की पहली तस्वीर आई सामने। सैम पित्रोदा के साथ दिखे राहुल। 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे कांग्रेस सांसद। पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की चेतावनी। आप कुछ भी कर ले, तृणमूल कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। प्रदेश में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में 58 लाख नाम कटे। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पॉल्यूशन से संबंधित याचिकाओं पर कोर्ट करेगा सुनवाई। लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट बोला पीड़ितों को मिले मुआवजा। केंद्र से कहा सभी एजेंसियों के साथ करे बैठक। बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर सुनवाई के दौरान दिए निर्देश। पंजाब में ब्लॉक समिति जिला परिषद चुनाव के लिए काउंटिंग जारी। ब्लॉक समिति रोपड़ के जोन 1 में आपकी जीत। लुधियाना मोहाली में मतगणना केंद्र में बैठने को लेकर बवाल। आज भारत आ सकते हैं अफगानिस्तान के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर नूर जलाल जलाली। हेल्थ सर्विस सेक्टर में सहयोग पर होगी अहम चर्चा। आज दिल्ली से गोवा ला जाएंगे लूथरा ब्रदर्स। गोवा क्लब के मालिक है लूथरा ब्रदर्स। गोवा हादसे में गई थी कई लोगों की जान। आज आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय स्पेशल सत्र। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोडमैप पेश करेगी सरकार। 17 दिसंबर 1956 को राज्य विधानसभा की पहली बैठक हुई थी आयोजित। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान डेथ सेल में बंद। बेटों ने बताया पूर्व पाकिस्तानी पीएम की जान को खतरा। कहा शायद हम अपने पिता को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। पीओके में फिर भड़का विरोध प्रदर्शन। बिजली कटौती, खराब इंटरनेट सेवाओं और पत्रकार सोहराब बरकत की रिहाई की मांग को लेकर रावलकोट में सड़कों पर अवाम। पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। कश्मीर न कभी भारत का हिस्सा था और न होगा। भारत की फटकार के बाद यूएनएससी में पाकिस्तान का बयान। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पर मढ़े आरोप। वेनेजुएला पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी कार्रवाई। तेल टैंकरों के आने जाने पर पूरी तरह नाकेबंदी का आदेश। अमेरिकी सैन्य घेरेबंदी बढ़ाने की धमकी। यात्रा और इमिग्रेशन के लिए अमेरिकी प्रवेश मानक हुए और सख्त। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 39 देशों तक बढ़ाया ट्रैवल बैन। फलस्तीनियों को भी अमेरिका में नो एंट्री। ईंधन की मांग पर दिखा इंडिगो संकट का असर। दिसंबर में 4.1% तक घटी एटीएफ की बिक्री, जबकि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे अन्य प्रमुख ईंधनों में मजबूत बढ़ोतरी की गई दर्ज। वित्त मंत्री सीतारमण ने सदन में पेश किया सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025। 87 साल पुराने नियमों में बदलाव के लिए बिल लोकसभा में पास। 100% एफडीआई को मिली मंजूरी। $25 अरब पर टिक सकता है व्यापार घाटा। कमजोर रुपया भारतीय उत्पादों को विदेशों में सस्ता बनाकर निर्यात को दे सकता है सहारा। नोवामा की रिपोर्ट में दावा। एक दिन में 15 लाख करोड़ बढ़ी एलन मस्क की संपत्ति। दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने की ओर अग्रसर। अंबानी अडानी के नेटवर्थ के बराबर पहुंचे मस्क। नीरव मोदी ने लंदन की कोर्ट में प्रत्यर्पण रोकने के लिए दाखिल की नई अपील। कहा 6,498 करोड़ के पीएनबी घोटाले में भारत नहीं आना चाहता। पहले ही 10 बार खारिज हो चुकी है अर्जियां। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज गया है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने एक दिन पहले बीएमसी समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया। इन निकायों की कुल 2869 सीटों पर 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होगी, जबकि नतीजों का ऐलान 16 जनवरी को किया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं अब इन सबके बीच चुनाव की तारीखों के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। शिवसेना यूबीटी ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित किए बिना चुनाव का ऐलान करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रहार है। उनका आरोप है कि आयोग की वेबसाइट पर लिस्ट उपलब्ध नहीं थी। और इन सब के बीच संजय राउत ने कहा कि हम मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, पुणे, नासिक जैसी बड़ी म्यूनिसिपैलिटी में मिलकर लड़ रहे हैं।
दूसरी जगहों पर दोनों पार्टियों के लोकल लेवल के एक्टिविस्ट फैसले लेंगे, लेकिन ये लड़ाई 29 म्यूनिसिपैलिटी से ज्यादा मुंबई के बारे में है। यूनाइटेड महाराष्ट्र की मुख्य लड़ाई मुंबई के लिए थी, ये मुंबई के महाराष्ट्र में रहने के लिए थी। यूनाइटेड महाराष्ट्र की लड़ाई 1956 में शुरू हुई थी, इसके लिए 106 लोगों ने कुर्बानी दी। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद होने जा रहे ये चुनाव सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच शक्ति प्रदर्शन का बड़ा केंद्र होंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस बार ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस बार मुंबई और मराठी अस्मिता की रक्षा के नाम पर एक साथ आ गए हैं। शिवसेना, यूबीडी और मनसे मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक जैसे प्रमुख शहरों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अजित पवार इस बार महायुति से अलग होकर मैदान में उतरे हैं, जिससे बीएमसी चुनाव और दिलचस्प हो गया है। इस चुनाव में 3 करोड़ 48 लाख वोटर 1 जुलाई 2025 की वोटर लिस्ट के आधार पर वोट डालेंगे। इधर दिल्ली में राजनीतिक हलचल भी तेज है, जहां सुप्रिया सुले के बाद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिससे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। अब यह तय है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे हर बीतते दिन के साथ महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मियां और भी बढ़ती जाएंगी। – 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनरेगा को कांग्रेस का जीता जागता स्मारक कह दिया था। मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार की इस योजना को कमजोर करने की कोशिश बहुत की, लेकिन जल्दी ही पीएम मोदी को मनरेगा की ताकत का एहसास हो गया। 2020 में कोविड के दौरान मनरेगा ने ही देश को संभाला। मनरेगा को मोदी सरकार खत्म नहीं कर पाई तो इसका नाम ही बदल दिया गया। इसका नाम पहले पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने पर बवाल मच गया। विपक्ष ने तो यहां तक पूछ लिया कि क्या आसाराम बापू के नाम पर मनरेगा का नाम कर दिया गया है। इसके बाद अब मोदी सरकार ने मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर ली है। मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीवीजी रामजी योजना ले आई है। संसद में इससे जुड़ा बिल पेश कर दिया गया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेहरू के बाद अब महात्मा गांधी के नाम से चलने वाली योजनाएं भी नरेंद्र मोदी की सरकार बंद करने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने इसे लेकर तीखा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को 2 चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर प्रधानमंत्री मोदी को ये योजना हमेशा खटकती रही और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे। आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमदा हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा में केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% देती थी। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये 90% था। लेकिन केंद्र सरकार के नए कानून में 40% बजट सभी राज्य सरकारों को देना होगा। यानी योजना का सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, केंद्र ने अपना बजट भी कम कर दिया है। इसे लेकर मोदी सरकार के सहयोगियों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। आंध्र प्रदेश के वित्त योजना और विधायी कार्य मंत्री पय्याबुला केशव ने कहा है कि फंड का बंटवारा चिंताजनक है। अगर हमें योजना के वित्त पोषण के लिए अपने हिस्से की एक बड़ी राशि देनी पड़ी तो इससे राज्य पर बहुत बोझ पड़ेगा। इस बीच विधेयक का विरोध भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने 17 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। हाल ही में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने इंडिया टूर पर थे। अपने पहले पड़ाव में मेसी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, जहां उनका दीदार करने के लिए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। लेकिन मामला उस वक्त बिगड़ गया जो मेसी स्टेडियम से चले गए। इसके बाद फैंस का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्टेडियम में तोड़फोड़ की। फैंस की शिकायत थी कि उन्हें ठीक से मेसी का दीदार नहीं हो पाया, जिससे उनका आना बेकार हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि मेसी उन्हें संबोधित करेंगे या फुटबॉल के साथ अपनी स्किल्स दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद फैंस नाराज हो गए। फैंस के गुस्से का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद खुद सीएम ममता बनर्जी ने मेसी और फैंस से माफी मांगी और अब इसी घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास ने इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर अब काफी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे इस्तीफे में विश्वास ने कहा कि वो घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पद छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस घटना के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब सीएम खुद इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं इस इस्तीफे के बाद अब मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि भले ही यहाँ खेल मंत्री ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन बीते कुछ सालों में देश भर में कई रेल
सड़क और अपराध की घटनाएं हुई हैं जिसमें कई लोगों की जान तक चली गई है। विपक्ष ने न सिर्फ उन घटनाओं पर सरकार को घेरा बल्कि संबंधित विभागों के मंत्रियों से इस्तीफा भी मांगा। तमाम रेल हादसों के लिए अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगा गया, सड़क हादसों के लिए नितिन गडकरी से, तो वहीं इंडिगो मामले के लिए एविएशन मिनिस्टर से भी इस्तीफे की मांग की गई। दिल्ली बम विस्फोट के लिए सीधे अमित शाह से इस्तीफा मांगा गया, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। जबकि कोलकाता में किसी की जान भी नहीं गई, फिर भी बिस्वास ने इस्तीफा देकर एक तरह से मिसाल पेश कर दी कि वो इस दबाव और घटना के बाद खेल मंत्री की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अब इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव पर इस घटना का असर टीएमसी को झेलना पड़ेगा और ऐसा ना हो इसीलिए बिस्वास ने इस्तीफा दे दिया। इसे देखते हुए ये फैसला राजनीतिक और नैतिक तौर पर सही माना जा रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि सीएम ने इस मामले में जांच भी बिठाई हुई है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 14 दिसंबर को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में सामने आया कि हमलावर भारतीय मूल का था। 50 वर्षीय साजिद अकरम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का रहने वाला था। इस हमले में करीब 15 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि आतंकी साजिद पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया और उसका बेटा नवीद अकरम घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि साजिद ने हैदराबाद से बीकॉम किया था। नौकरी की तलाश में वो नवंबर 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया। बाद में उसने यूरोपीय मूल की महिला वेरेना ग्रोसो से शादी की और वहीं बस गया। साजिद के पास अब भी भारतीय पासपोर्ट था। परिवार वालों के मुताबिक ईसाई महिला से शादी के बाद उन्होंने साजिद से कई साल पहले ही रिश्ते तोड़ लिए थे। तेलंगाना पुलिस ने बताया कि भारत में उसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। साजिद का बेटा नवीद अकरम, जो कि 24 साल का है, वो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है, जबकि उसकी एक बेटी भी है। रिश्तेदारों ने बताया कि पिछले 27 सालों में साजिद का परिवार से संपर्क बहुत कम रहा। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो सिर्फ 6 बार भारत आया, ज्यादातर पारिवारिक कारणों की वजह से। वो आखिरी बार 2022 में भारत आया था। पिता के निधन पर भी वो भारत नहीं लौटा। परिवार का कहना है कि उन्हें साजिद या नवीद के किसी कट्टरपंथी रुझान की कोई जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि साजिद और नवीद 1 नवंबर को फिलीपींस गए थे। साजिद ने भारतीय पासपोर्ट और नवीद ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। बताया गया है कि दोनों करीब 1 महीने से हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं। वो फिलीपींस के दावो शहर गए थे, जो मिंडाना द्वीप पर स्थित है और जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। ये इलाका उग्रवादी संगठनों का गढ़ माना जाता है। हमलावरों की गाड़ी से ISIS के झंडे भी बरामद हुए हैं। इस हमले पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बताया कि हमलावरों की सोच ISIS से प्रभावित थी। बता दें कि पुलिस के मुताबिक साजिद के पास लाइसेंसी बंदूक थी, जिसे वो शिकार के लिए इस्तेमाल करता था। वो एक गन क्लब का सदस्य था और उसके पास कानूनी तौर पर 6 हथियार थे। साजिद एक किराए के घर में परिवार के साथ रहता था और फलों की दुकान चलाता था। हमले के बाद पुलिस ने उसके घर पर भी छापा मारा है। आपको ये भी बता दें कि इस हमले में 3 भारतीय छात्र घायल हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कम से कम 2 छात्र अभी अस्पताल में भर्ती हैं। और इसी हमले के दौरान अहमद अल अहमद नाम के एक व्यक्ति ने खूब बहादुरी दिखाई थी। उन्होंने निहत्थे होकर आतंकी साजिद पर पीछे से हमला किया और उसकी राइफल छीन ली, जिससे कई लोगों की जान बच गई। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने अस्पताल में अहमद से मुलाकात की और उन्हें सच्चा ऑस्ट्रेलियाई हीरो बताया। आपको बता दें कि हमले से कुछ घंटे पहले नवीद ने अपनी मां वेरेना से बात की थी। उसने कहा था कि वो तैराकी और स्कूबा डाइविंग करके आया है और अब खाना खाने जा रहा है। वेरेना ने आगे बताया कि नवीद हाल के 2 महीनों से बेरोजगार था और नई नौकरी ढूंढ रहा था। वेरेना का कहना है कि वो अपने बेटे को हिंसा से जोड़कर देख ही नहीं सकती। नवीद शराब सिगरेट नहीं पीता, ज्यादा बाहर नहीं घूमता और साधारण जीवन जीता है। अधिकारियों का कहना है कि हमले के पीछे की पूरी वजह अभी जांच में है। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरा देश इस हमले से स्तब्ध है।